बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 6.4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल का टाइटल है लोटका वोल्टेरा मॉडल, और हम इसे प्रेडेटर प्रे मॉडल भी कहते हैं, या हम इसे मल्टी स्पीशीज़ मॉडल या टू स्पीशीज़ मॉडल भी कहते हैं। तो ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर एक बहुत ही बेस्ट मॉडल है, यानी मल्टी स्पीशीज़ का मॉडल है। और ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का मॉडल है। इस मॉडल को कई तरीक़ों से मॉडिफाई कर यूज़ किया जा सकता है रिसर्च के अंदर। तो अब आपने जो है वो एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, ताकि आप डिटेल से इस मॉडल की कंस्ट्रक्शन और इस मॉडल का एनालिसिस समझ सकें। तो अब आपने स्किप नहीं करना है और आपने डिटेल से मेरी वीडियो को देखना है। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। हमने सबसे पहले पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस मैल्थस। तो थॉमस मैल्थस ने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल प्रपोज किया था, और ये जो थॉमस मैल्थस है इसका ड्यूरेशन है 1766 टू 1833। ये हमने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल से बताया था। इसी तरीक़े से वर्होस ने प्रपोज़ किया था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इन 1804 और टू 1849। ये इसका बेसिकली ड्यूरेशन है। और ये जो आपको बताया था कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की मेरी 5 वीडियोस भी अवेलेबल है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये बेसिकली सिंगल स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आज की क्लास के लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्फ्रेड लोटका एंड वीटो वोल्टेरा, यानी हम इन शॉर्ट उसको कहते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल। लोटका वोल्टेरा प्रपोज अ प्रेडेटर प्रे मॉडल डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। तो लोटका एंड वोल्टेरा बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एक टू स्पीशीज़ यानी मल्टी स्पीशीज़ मॉडल को आपके सामने पेश किया। टू स्पीशीज़ हम फ़िलहाल डिस्कस करेंगे, बट इसको हम मल्टी स्पीशीज़ के लिए जनरलाइज़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। एक दफ़ा अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजी होगा आपके लिए। आप ज़रूर इन सारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़ ऑन एन इकोसिस्टम, तो इसमें एक इंटरेक्शन यहाँ पर इसने डिस्क्राइब किया था विच इज़ प्रेडेटर एंड प्रे। अच्छा, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये प्रेडेटर और प्रे रिलेशन हो। जो स्पीशीज़ आपके पास होते हैं उनका जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ प्रेडेटर और प्रे नहीं हो सकता, वो कंपटीशन यानी कंपीटिंग स्पीशीज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम स्पीशीज़ हों जो सेम फूड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हों, तो उस तरह के स्पीशीज़ को हम कहते हैं कंपीटिंग स्पीशीज़, या उस तरह के मॉडल को हम कहते हैं कंपटीशन मॉडल, जो आगे चलकर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो याद रखिएगा कि जो रिलेशंस होता है वो सिर्फ प्रेडेटर और प्रे का नहीं होता, बल्कि और भी मल्टी टाइप के रिलेशंस पॉसिबल है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर हम टू स्पीशीज़ की बात करें तो दो इसमें इक्वेशंस होंगी। वन डिस्क्राइब हाउ द प्रे चेंज एंड द सेकंड टेल अस दैट हाउ द प्रेडेटर चेंज। एक प्रेडेटर के चेंजेस बताती है और एक प्रे के चेंजेस बताती है। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने मॉडल की कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। ये आपको पता है कि किसी भी डायनेमिकल सिस्टम में हम जब भी कोई मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम उन बेसिक एजम्पशन को अप्लाई करें। पहली बात यह है, द प्रेडेटर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रे एज इट्स ओनली फूड सप्लाई। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेडेटर है वो सिर्फ प्रे पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रेडेटर के पास और कोई फूड सप्लाई नहीं है, यानी प्रेडेटर सिर्फ और सिर्फ प्रे को खाकर ही ज़िंदा रह सकता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज़ द प्री स्पीशीज़ हैज़ एन अनलिमिटेड फूड सप्लाई। सपोज़ करें कि जो प्री स्पीशीज़ है उसके पास अनलिमिटेड फूड सप्लाई है। फॉर एग्जांपल अगर रैबिट की हम बात करें तो रैबिट या डेयर की हम बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रास उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपको समझाने के लिए, यानी आप प्रेडेटर को चाहें तो लॉइन सपोज़ कर लीजिए, और प्रे को चाहें तो डेयर सपोज़ कर लें, या आप जो है अपनी आसानी के लिए रैबिट सपोज़ कर लें। तो पहली बात क्या हो गई? पहली बात ये हो गई कि प्रेडेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रे पर डिपेंड कर रहा है, यानी इन केस अगर उसको प्रे ना मिले तो प्रेडेटर एक्सटेंट हो जाएंगे। प्रेडेटर के पास खाने को और कुछ नहीं होगा। प्रे जो है उनके पास अनलिमिटेड फूड सप्लाई अवेलेबल है, यानी प्रे जो है वो अनलिमिटेडली हर जगह पर। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं डेयर, तो डेयर के पास अनलिमिटेड ग्रास अवेलेबल है उसको एग्जिस्ट करने के लिए। एंड द लास्ट, देयर इज़ नो थ्रेट टू द प्रे अदर देन द प्रेडेटर, यानी प्रे स्पीशीज़ को सिर्फ और सिर्फ प्रेडेटर से थ्रेट है। वैसे ऐसा नहीं होता, यानी इन फिज़िकल कंडीशन जो है वो ऐसा कभी भी नहीं होता। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो थ्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं जो प्रे को थ्रेट करते हैं, और मैन मेड जो इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस जो है वो करता है। किसी तरह की एनवायरनमेंट के अंदर, किसी तरह की क्लाइमेट के अंदर जो क्योटिक सिचुएशंस होती हैं उससे प्रे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेकिन फ़िलहाल इस मॉडल को बेसिक सा मॉडल इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ये सपोज करें द प्रे अदर देन द थ्रेट ऑफ द प्रे अदर देन द स्पेसिफिक प्रेडेटर। तो कोई थ्रेट नहीं है प्रे को, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक।
अच्छा, ये 3 तरह की एक बेसिकली एक अगर आप नोट करें तो ये बेसिक यानी एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा बहुत कम होता है। बट एक कैनेडियन लाइक्स एंड स्नो शू हायर जो होता है इन टू परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेडेटर एंड प्रेडेटर प्रे मॉडल। बेसिकली ये जो दो मैंने नाम लिखे हैं, लैनिक्स लाइक्स एंड स्नो शू हेयर, आप जाकर देखेंगे कि इंटरनेट के ऊपर इनको देखेंगे तो ये बेसिकली ये वो परफेक्ट प्रेडेटर प्रे की एग्जांपल है जो बेसिक इन तीनों एग्जाम्पशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इंटरनेट के ऊपर इसका बड़ा सारा मटेरियल मौजूद है, आप देखिएगा। तो हम बेसिकली मॉडल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मॉडल कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले इसकी बेसिक एग्जाम्पशन पढ़ ली। अब डिटेल में चलते हैं और अपने मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना मॉडल। सपोज़ करें कि एक हमारे पास सपोज़ करें कि जो प्रे है हमारे पास उसकी पॉपुलेशन जो है वो x1 और t हम सपोज़ कर रहे हैं। क्या प्रे जो है विद पॉपुलेशन हम सपोज़ कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन है x1 ऑफ t, यानी किसी टाइम t में जो प्रे क्वांटिटी अवेलेबल है, स्पीशीज़ अवेलेबल, उसकी पॉपुलेशन को हम सपोज़ करें कि वो x1 ऑफ t है, ठीक है जी। और सपोज़ करें कि प्रेडेटर विद पॉपुलेशन क्या सपोज़ करें हम x2 ऑफ t, यानी किसी टाइम t के अंदर जो प्रे की है उसकी पॉपुलेशन जो है वो x2 ऑफ t है, ठीक है जी। तो अब अपना मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये देखना होता है कि बेसिकली हमने ये बताना है कि dx1/dt क्या होगा और dx2/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रे क्या होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेडेटर क्या होगा। और बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मुझे किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो सपोज़ करो कि मुझे रेट ऑफ चेंज मालूम करना है x1 ऑफ t और डिवाइडेड बाय dt। तो रेट ऑफ चेंज एक इस तरीक़े से निकाला जाता है, कई सारे फार्मूले हैं। इसको इन फ्लो और माइनस आउट फ्लो भी कर सकते हैं, और इसे अगर हम चाहें तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर किसी का बर्थ रेट में से माइनस कर देंगे डेथ रेट तो आपके पास जो है वो उसका रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं चाहूँ तो इस फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ज़रा आप मुझे ये बताएं कि जो बर्थ रेट है फॉर एग्ज़ाम्पल x1 जो है वो हम कौन सी कह रहे हैं, प्रे। तो अभी यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, प्रे क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रे पर, ठीक है। तो बताएं कि जो प्रे का जो बर्थ रेट है, प्रे का जो बर्थ रेट है वो कैसा होगा। प्रे का जो बर्थ रेट प्रे का वो कैसा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एज़ पर अजम्पशन हमें पता है कि हमने अज्यूम किया था कि प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल फॉर दी प्रे। तो प्रे के ऊपर तो प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है, तो जब प्रे क्वांटिटी के ऊपर अगर प्लेंटी ऑफ फूड्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कैसी होगी। आपको बताया था किसी भी जो आपके पास नेचुरल सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं सारी बातों को। तो अगर आपसे कहते हैं कि जो प्रे क्वांटिटी है उसके पास अनलिमिटेड फूड सप्लाई अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स जब अनलिमिटेड फूड सप्लाई अवेलेबल है तो बाय नेचर वो उनकी जो ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो बर्थ रेट है उसी हम ग्रोथ को हम चाहें तो बर्थ रेट कह लें और डेथ को डिके रेट कह लें, इसको ग्रोथ कर लें, जो भी आपका नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो बर्थ रेट का मतलब ये हो जाएगा AX1, ठीक है जी। अब अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं जल्दी से आपका मेथोडोलॉजी रिकॉल कर देता हूँ। आपको याद होगा कि हम dn/dt लिखा करते थे जो इक्वल होता था rn के, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता था। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आपको बताता था ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता था और ये n के इक्वल होता था। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। तो चूँकि इसके पास प्लेंटी ऑफ फूड सप्लाई अवेलेबल है, इसका मतलब है इसके बर्थ रेट जो होगा वो तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है जी। तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। अच्छा जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये है कि डेथ कैसे होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेथ कैसे होगी, तो डेथ ऐसे होगी कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई इंटरेक्शन होगा। सपोज़ करें कि ये जो मैं डेथ रेट की बात कर रहा हूँ, डेथ रेट कहें या डेथ ऑफ प्रे कहें, जो भी आपको दिल जाता है। हाँ, तो डेथ रेट है वो कैसे होगी, तो डेथ रेट बेसिकली ये हो जाएगा बी टाइम x1 मल्टीप्लाई बाय x2, ठीक है जी। अब ये x1 और x2 क्या है, इन x1 और x2 को हम कहते हैं इंटरेक्शन टर्म, ठीक है जी। ये इंटरेक्ट हो रही हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर जब तक ये दोनों प्रेडेटर और प्रे एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो इनका डीके नहीं होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर x1 है डियर और x2 जो है वो लॉइन है, अगर लॉइन जो है वो x1 के ऊपर अटैक करता है, यानी ये प्रेडेटर है और ये प्रे है, अगर x2 जो है वो x1 पर अटैक करता है तो ऑफ कोर्स डोमिनेट कौन करेगा, लॉइन डोमिनेट करता है, हमेशा प्रेडेटर डोमिनेट कर रहा होता है। तो अगर प्रेडेटर डोमिनेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके जो प्रे क्वांटिटी है उसको खा जाएगा। तो प्रे क्वांटिटी को खाने की वजह से उसकी जो 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 नेचुरल डेथ है वो हो रही होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेथ का जो फैक्टर है ये बेसिकली इन दोनों क्वांटिटी के इंटरेक्शन की वजह से होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी प्रेडेटर और प्रे एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कौन सी क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, हमेशा प्रेडेटर क्वांटिटी डोमिनेट करेगी, ठीक है जी। तो हमेशा प्रेडेटर क्वांटिटी जब डोमिनेट करती है तो इसका मतलब है प्रे क्वांटिटी कम हो रही होगी, और प्रे क्वांटिटी के कम होने का मतलब है यही उसका डेथ रेट है। तो अब आप मुझे ज़रा ये लिखवाइए कि इसकी बनी इक्वेशन क्या बनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि dx1/dt जो है ये किसके इक्वल हो गया, बर्थ रेट का मतलब हो गया हमारे पास क्या, ax1। उम्मीद है कि आप ये डिस्क्रिप्शन को साथ साथ समझ रहे होंगे। और ये माइनस टाइम जो है ये हो जाएगा bx1 एंड x2। अब यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि माइनस क्यों आया, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहें तो फार्मूले का माइनस लगा लें, लेकिन माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, राइट। और ये कोई फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन कम हो रही है। सपोज़ करो कि ये 100 है, तो इसका मतलब है अगर इसमें से माइनस करें कोई चीज़ तो ओरिजिनल में से कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि ये माइनस है, माइनस की साइन यही शो करती है कि ये डेथ रेट होगा, राइट। तो ये बन गई आपके पास सपोज़ इक्वेशन ए। अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या, जो काम हमने प्रेडेटर के लिए किया था, अब मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूँगा कि वही काम हम जो प्रे के लिए किया था वही काम हम प्रेडेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं प्रेडेटर की बात कर रहा हूँ। तो अब आपने मुझे बताना है कि जो प्रेडेटर है इसका बर्थ रेट क्या होगा, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। प्रेडेटर क्वांटिटी जो है वो टोटली डिपेंड करती है प्रे क्वांटिटी के ऊपर, राइट। ये हम अजम्पशन में बता चुके हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगी जब इसको प्रॉपर फूड सप्लाई मिलेगी, राइट। तो प्रॉपर फूड सप्लाई कब मिल सकती है कि जब ये जो आपके पास जो प्रेडेटर क्वांटिटी है वो इस x1 वाली क्वांटिटी के साथ इंटरेक्ट हो। तो अगर x2 जो है वो x1 के साथ इंटरेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रेडेटर जो है वो डोमिनेट करेगा और प्रे को खा जाएगा। अब जब प्रेडेटर प्रे को खा जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो नीड है वो नीड फुलफ़िल हो जाती है। इसका मतलब है कि अब इसकी क्वांटिटी के अंदर ग्रो पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अभी फ़िलहाल डी के साथ लिख रहा हूँ, दिस इज़ x1 एंड x2, ठीक है जी। आपको ये बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेडेटर क्वांटिटी का बर्थ रेट है वो बेसिकली इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा। जब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं तो ऑफ कोर्स इसमें प्रेडेटर डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने की वजह से उसकी तमाम जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी और वो क्वांटिटी जो है वो डोमिनेट करेगी। और डी क्या चीज़ है इसका, डी इसका बर्थ रेट है या ग्रोथ रेट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि इसका डेथ रेट क्या होगा। डेथ रेट, भाई डेथ तो बहुत सिंपल सी बात है। डेथ कब पॉसिबल है, डेथ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है क्योंकि जो प्रेडेटर क्वांटिटी है वो टोटली डिपेंड करती है प्रे क्वांटिटी के ऊपर। तो डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पॉसिबल है जब प्रे क्वांटिटी जो है वो एक्सटेंट हो जाए। सपोज़ अगर प्रे क्वांटिटी ख़त्म हो जाए आपके पास ना, ये प्रे क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, तो जब प्रे क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी तो प्रेडेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कुछ खाने के लिए, और जब ऑप्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो डीके की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो वो डीके हो जाएगा। तो डीके हम इसको कैसे लिखेंगे, अब वो डीके कैसा होगा, अब बहुत सिंपल सी बात है, इसका जो डीके होगा वो भी मैल्थोजियन यानी एक्सपोनेंशियल डीके होगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि जब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं यानी प्रेडेटर और प्रे, और अगर हम ये सपोज़ करते हैं कि जो प्रे क्वांटिटी है वो एक्सटेंट हो जाए, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची जिसको प्रेडेटर खाकर अपने आप को सर्वाइव कर सके, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये जो सेकंड क्वांटिटी है ये प्रेडेटर क्वांटिटी ये एक्सटेंशन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है वही बेसिकली इसका डेथ रेट होगी। अब ये डेथ रेट होगी कैसे, चूँकि ये नेचुरल फिनोमेना है तो इसकी डेथ रेट एक्सपोनेंशियल होगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज सी ऑफ x2, ठीक है जी। अब ऑफ कोर्स ये डेथ है, तो अगर मैं इससे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन में कैसे लिखूँगा, तो ये इक्वेशन बनेगी dx2 डिवाइडेड बाय dt इज़ इक्वल टू, हम इसे पहले लिख लेते हैं, चले पहले बर्थ रेट को लिख लेते हैं, दिस इज़ dx1 एंड x2 ऑफ कोर्स माइनस टाइम ऑफ cx2, ठीक है जी। तो ये चीज़ ग्रोथ को शो कर रही है और ये चीज़ किसी चीज़ की कमी को शो कर रही है। ये बन गई इक्वेशन नंबर बी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली साथ करके लिखना चाहूँ
तो फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन बनकर आएगी, इसी को मैं ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो क्या बनेगी, बहुत सारी किताबों के अंदर उसको इस तरह लिखा जा सकता है, यानी एक्स डैश इज़ इक्वल टू, दिस इज़ ए एक्स माइनस बी एक्स वाई, ऐसे भी लिखता है, एंड वाई डैश इज़ इक्वल्स टू माइनस सी वाई प्लस डी एक्स वाई। तो बहुत सारी बुक्स हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास फाइनल मॉडल बन कर आया है, इस मॉडल को हम कहते हैं प्रेडेटर प्रे मॉडल, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज़ करें कि मैं अगर अभी आपसे पूछता हूँ कि प्रेडेटर इक्वेशन कौन सी और प्रे इक्वेशन कौन सी है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो x1 वाली क्वांटिटी है जी, x1 वाली क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है आपके पास प्रे। और ये जो x2 वाली क्वांटिटी है, ये मैंने आपको बताया था, यानी y वाली जो क्वांटिटी है या y डैश वाली जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, प्रेडेटर। ठीक है, ये तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं क्वेश्चन ना बताऊँ आपको, मैं आपको ये ना बताऊँ कि x क्या चीज़ है, y क्या चीज़ है, या x1 क्या चीज़ है और y1 क्या चीज़ है, तो आप इन इक्वेशंस को देखकर कैसे जज करेंगे कि इसमें x प्रेडेटर है या y प्रेडेटर है, या x प्रे है या y प्रे है। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि ये जो माइनस के साइन है, तो इंटरेक्शन टर्म को ज़रूर देखा करें। जो इंटरेक्शन टर्म है, अगर उसके साथ माइनस के साइन है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर से कोई चीज़ कम हो रही है। और ये कब हो सकता है कि ये जो इंटरेक्शन टर्म है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो है, इसमें वाई जो है वो प्रेडेटर है। ठीक है, वाई प्रेडेटर है और वाई जो है वो बेसिकली डोमिनेट करता है। जब वाई डोमिनेट करता है तो इसका डेथ रेट बन जाता है और ये माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरेक्शन टर्म के साथ माइनस इन्वॉल्व है, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये प्रे क्वांटिटी है। और अगर इंटरेक्शन टर्म के साथ जो है वो प्लस इन्वॉल्व है, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये एक प्रेडेटर क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर बार बार इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपके सामने और पेश करता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक सिस्टम है आपके पास, डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू -0.05x प्लस 0.001 एन एक्स वाई, दिस इज़ एक्स वाई। ठीक है जी, तो ये मॉडल को पढ़ना आना ये बड़े कमाल की बात है। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल होगा, 0.1 वाई एन माइनस 0.005 एन एक्स वाई। तो सपोज़ अगर मैं इस एग्जांपल में आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि प्रेडेटर इक्वेशन कौन सी और प्रे इक्वेशन कौन सी है, तो बहुत सिंपल सी बात, देखिए इंटरेक्शन टर्म अगर प्लस हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कौन सी होगी, प्रेडेटर इक्वेशन होगी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स बन रहे होंगे। और अगर इंटरेक्शन टर्म माइनस में है, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी कौन सी होगी, ये क्वांटिटी आपके पास प्रे क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, तो ये जो माइनस की चीज़, जो माइनस की साइन है, ये माइनस की साइन आपको बताती है कि कोई चीज़ आपके पास डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, और ये जो प्लस की साइन है, ये प्लस की साइन आपको बताती है कि कोई चीज़ आपके पास, यानी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और आप चाहें तो उसको मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर ये मैं एक्स सपोज़ कर रहा हूँ, और ये जो प्रे है आपके पास, ये बेसिकली वाई होगी। और इस इक्वेशन के अंदर जो प्रे क्वांटिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफेक्टेड हो रही है, अफेक्टेड बाय प्रेडेटर। और ये जो प्रेडेटर क्वांटिटी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफेक्टेड बाय प्रे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो और कोई टर्म है ही नहीं, तो ये इंटरेक्शन टर्म सिर्फ़ और सिर्फ ये बताती है कि इनकी इंटरेक्शन की वजह से कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है और इनकी इंटरेक्शन की वजह से कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो इसका मतलब है कि प्रे क्वांटिटी डिपेंड कर रही है प्रेडेटर पर, प्रेडेटर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है प्रे पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैंने आपको यहाँ तक बात बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताता चलूँ, जो मैं एक बहुत ही लाइट साइंटिफिक मोड में आपको बताता हूँ, वो ये कि जो ये इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब वो कौन कौन सी टाइप है? पहली बात ये है कि जो पहला जो मॉडल मैंने भी आपको बताया, इसे कहते हैं फेमस प्रेडेटर प्रे मॉडल, प्रेडेटर प्रे मॉडल या प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन। ठीक है,
तो एक इंटरेक्शन तो प्रेडेटर प्रे होता है जो बहुत कॉमन है और हमने देखा हुआ है, नेशनल ज्योग्राफिक पे भी हम कई दफ़ा इसको देख चुके हैं। अच्छा, जो सेकंड मॉडल होता है इसमें ही उसको हम कहते हैं कंपीटिंग मॉडल, COMPET, कंपीटिंग स्पीशीज़, इसको हम कहते हैं कंपीटिंग स्पीशीज़। और जो थर्ड होता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स कि इसमें अगर आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी मैथमेटिकल मॉडल, या इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। इंटरनेट के ऊपर जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने सिम्बियोसिस का वर्ड लिखना है, उसमें जो पहली वीडियो आएगी आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली कहलाते हैं कोऑपरेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो ये कोऑपरेशन मॉडल कहलाता है। प्रेडेटर प्रे तो ऑफ कोर्स ये बड़ा कॉमन सा इंटरेक्शन है, ये तो हमें समझ में आता है। कंपीटिंग स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल दो सेम काइंड के स्पीशीज़ हैं जिसके लिए जो फूड सप्लाई है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ डियर, और फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ रैबिट, तो डियर और रैबिट जो दोनों होते हैं वो फॉर एग्जांपल ग्रास पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है कंपटीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपटीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये चीज़ compete कर रही होगी। फॉर एग्जांपल रैबिट वर्सेस शीप, तो ये जो चीज़ है ना, ये रैबिट और शीप जो है ये बेसिकली सेम काइंड है जो सेम फूड सप्लाई पर डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है। बट यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड फूड सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है जी। और फिर सेकंड ये होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के लिए कॉपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉग और ह्यूमंस का रिलेशन है वो बेसिकली सिम्बियोसिस है। इसमें डॉग जो होता है वो उसको ह्यूमन जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और जो डॉग है वो ह्यूमंस के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से ये म्यूचुअलिज्म बन जाता है, इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस रिलेशन। और बेतहाशा रिलेशन पॉसिबल है सिम्बियोसिस, यानी सिम्बियोसिस की फ़र्दर भी हम कुछ टाइप्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर मैं ये सारी बातें भी आपको बताऊँगा तो मैं अपने मेन एजेंडे से हट जाऊँगा, जो बेसिकली आपको इसकी डायनामिक्स सिखाना है। वैसे मैं एक रफली सा आइडिया दे दूँ तो म्यूचुअलिज्म की भी बेसिकली कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कॉमनलिज्म, पैरासाइटिज्म या इंडोसिम्बियोसिस और एक्टोसिम्बियोसिस, इनकी भी कुछ किस्में होती हैं। बस सिम्बियोसिस से आप ये समझ लें कि कॉपरेशन जो है वो कॉपरेशन मॉडल जो होता है वो, तो बेसिकली हमें दो तरह की चीज़ों को पढ़ना है, एक है कंपीटिंग स्पीशीज़ और दूसरा प्रेडेटर प्रे। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने और आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये मॉडल कौन सा है। तो बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गौर से आप इसको देखिएगा। अच्छा जी, ज़रा मैं स्क्रीन को अप कर देता हूँ जनाब। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, dx/dt इज़ इक्वल टू 0.5s, ठीक है जी, फिर -0.004। अच्छा, ये मॉडल भी मैंने एक रिसर्च पेपर से ही लिखा है, 0.001x/y। और फिर क्या हो जाएगा कि dy/dt इज़ इक्वल टू 0.4x माइनस 0.001y² इन माइनस 0.002xy। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉडल कौन सा है तो क्या कहेंगे इसके लिए? जी जनाब, तो थोड़ा सा आपने सोचना है और मुझे बताना है कि ये मॉडल कौन सा होगा। जी, तो अब तक मेरा ख़्याल है आपने इसको थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर किया होगा। तो जनाब, पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात ये होती है कि आप ये देखिए कि इंटरेक्शन टर्म्स के साथ कौन सी साइन है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, यानी दो स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट होने की वजह से उसमें कोई चीज़ डीके हो रही होती है। और ये बात बहुत कॉमन है, हमने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा है कि दो सेम काइंड के स्पीशीज़ होते हैं जिनका जो फूड सोर्स होता है वो सेम होता है। अब इन सेम फूड सोर्स के लिए वो उनकी आपस में जो फाइटिंग होती है और उस फाइटिंग की वजह से बहुत सारे सिंगल स्पीशीज़ जो हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल वैल्यूज़ के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन आता है। तो बेसिकली एक सिंपल, मैं मिसाल के तौर पर बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि बहुत ही फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड आपके पास जो है वो वाटर सप्लाई मौजूद है और बहुत सारे स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी। तो अब बेसिकली सब
के दरमियान जो है यहाँ पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी कंपटीशन के नतीजे के अंदर क्या होता है, इन दोनों के इंटरेक्शन के नतीजे में जो सेम काइंड के स्पीशीज़ होते हैं वो भी एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो जाते हैं और वो एक दूसरे को डैमेज करते हैं। इसलिए ये डैमेज या ये जो डेथ है ये बेसिकली हमने इसको माइनस से शो किया है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये प्रेडेटर प्रे मॉडल तो नहीं है। तो ये कौन सा मॉडल है, तो अगर जब दोनों की साइन सेम होती हैं तो इस तरह को हम कहते हैं कंपीटिंग मॉडल। तो ये कंपीटिंग स्पीशीज़ मॉडल है या कंपटीशन मॉडल, तो इसे हम कहते हैं कंपटीशन मॉडल। तो ये कंपीटिंग स्पीशीज़ या कंपटीशन मॉडल कहलाता है। अच्छा, ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो पॉजिटिव साइन है ये तो ग्रोथ रेट को शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली इसकी इनिशियल ग्रोथ है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब ये बताएं कि ये तो हो गई इंटरेक्शन की बात हो गई, ये वाली टर्म का क्या रोल है, ये वाली टर्म। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर जो इसकी ग्रोथ थी वो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रही थी, राइट। यानी अगर ये प्रेडेटर था तो बेसिकली प्रेडेटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्रे से इफेक्ट हो रहा था, और सपोज़ अगर ये प्रे था तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडेटर से इफेक्ट हो रहा था। बट यहाँ पर कोई और एडिशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है जो इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कुछ वैल्यू को कम कर रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम चीज़ों को मॉडल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो रेनफॉल भी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जी जनाब, अगर रेनफॉल होती है तो रेनफॉल भी क्या होती है कि वो उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है उस ओरिजिनल वैल्यू को रिड्यूस कर रही होती है ना। तो ये बेसिकली आपके पास कोई और अदर फैक्टर्स हैं जो उसको कुछ इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन को कुछ कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिनल आपके पास क्वांटिटी है, जो स्पीशीज़ हैं, वो स्पीशीज़ एक तो इंटरेक्शन की वजह से उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन कुछ कम हो रही है, दूसरा कोई और फैक्टर ऐसा है जो ओरिजिनल का समथिंग स्क्वायर कर है और वो भी उसको कुछ कम कर रहा है। ठीक है, तो जब हम मॉडल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हम डिटेल से सीखेंगे। तो ये मैंने कुछ आपको सिम्बियोसिस के एग्जांपल्स आपको दिए, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और इंटरनेट इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, एक मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ अब चलें इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है जी, तो टाइम सेव करते हैं अब। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज़ जर्नल सोल्यूशन ऑफ प्रेडेटर प्रे मॉडल। ठीक है, तो अब हम ज़रा प्रेडेटर प्रे मॉडल की जनरल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑल्दो हमें हर दफ़ा सॉल्व नहीं करना होता क्योंकि बड़ा मुश्किल है किसी नॉन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना, लेकिन मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन मौजूद है तो हम ज़रा देख लेते हैं इसको। तो अभी हम अपने इसके एनालिटिकल सोल्यूशन पर चल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसका एनालिटिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो भाई अगर मैं इसको लिखता हूँ dx/dt, प्रेडेटर प्रे मॉडल होता क्या है, ये होता है ax माइनस bxy, और सेकंड इक्वेशन क्या होती है, dy/dx इज़ इक्वल टू, सॉरी dy/dx नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये dt सब पैरामीट्रिक होते हैं। ये होता है आपके पास माइनस का cxn प्लस का dxy। तो मान लें कि ये है आपके पास दो इक्वेशंस, और चूँकि हम इन इक्वेशंस को एनालिटिकली डील कर सकते हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। जब 2 को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास dy/dx, एक तो t एलिमिनेट हो गया आपका। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर उसमें से आप जो है वो y को कॉमन ले रहे हैं तो y को कॉमन लेने पे ये बनेगा माइनस c प्लस dx, और नीचे वाले से अगर x को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a माइनस by। और अगर आप नोट करें तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो चूँकि ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो अब हम इसको सेपरेट कर लिख लेते हैं। जनाब इसको कैसे लिखेंगे हम, सेपरेबल कैसे बनाएंगे, बहुत गौर से देखिएगा कि ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस y को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी वाई एंड देन डिवाइडेड बाय y। एक बात आपको और बताऊं कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो हम एनालिटिकल सोल्यूशन ये समझ लें कि अभी आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ये भी पॉसिबल है, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसको आपने कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई होकर a/y dy माइनस ये आपके पास हो जाएगा b dy, एंड द थर्ड टर्म विल बी माइनस टाइम ऑफ c ओवर x एंड dx, एंड द फोर्थ टर्म विल बी d एंड dx, राइट।
इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा a ln y माइनस b टाइम ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस c टाइम ऑफ ln x n प्लस डी एन एक्स, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसको एनालिटिकली तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम चीज़ों को एनालिटिकली सॉल्व कर सके तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम डिटेल से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेडेटर, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेडेटर, तो इट मीन्स कि जो y वाली टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्या होगा भाई, द प्रे पॉपुलेशन वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड इफ़ द प्रे आर एब्सेंस x इज इक्वल टू 0 द प्रे पॉपुलेशन विल डीके जो होगी वो एक्सपोनेंशियल होगा टू दी ज़ीरो ड्यू टू स्टार्वेशन। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक टास्क ये देता हूँ कि आप जो है इसको ग्राफ करके देखिएगा, मैटलैब के ऊपर आप जो है इसको ग्राफ बना कर देखिएगा मैटलैब के ऊपर। अब चूँकि देखें कितना मेहनत का काम है इसमें, कि पहले तो आपने इसको एनालिटिकल सोल्यूशन देखना निकलता है या नहीं निकलता। चूँकि इसका एनालिटिकल सोल्यूशन पॉसिबल था इसलिए मैंने इसका एनालिटिकल सोल्यूशन लिख लिया, फिर आप इसको ग्राफ करके देखें। ठीक है, और आप देखिएगा कि वैसे ही रिजल्ट निकलेगा जैसे हम इसको विदाउट सोल्यूशन हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई अभी क्लियर। तो हमारा मॉडल कंस्ट्रक्ट हो गया, हम उस मॉडल का एनालिटिकल सोल्यूशन की तरफ भी हम चले गए, हमने मॉडल का एनालिटिकल सोल्यूशन भी बना लिया। अब हम चलते हैं कि इस मॉडल की डायनेमिक्स की तरफ, यानी अब हम अगर एनालिटिकल सोल्यूशन ना मालूम कर सकें तो इस मॉडल को कैसे एनालिसिस करेंगे। तो हम देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लिया जाए ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। ठीक है जी, तो मैं अपनी वीडियो को बेसिकली यहीं पर एंड करता हूँ और डायनेमिक्स ऑफ अ पार्ट जो डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम है उसको मैं आपके साथ डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2 में। तो आप बिल्कुल वेट कीजिएगा पार्ट 2 का, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा और इसको ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.